not a game, it's a rich thing. इंसदाद गैंग रेप की खसूसी अदालत से कैदियों को लेकर मखसूस वैन दोबारा जेल की तरफ रवाना होगी। इस मखसूस वैन में वही बिगड़े हुए 4 नौजवान थे जिन्हें जस्टिस राजा ने केस की समाअत मुकम्मल होने पर बरी कर देना था। मखसूस वैन ट्रैफिक के अज़हाम में सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। एक जगह कदरे साफ रास्ता मिला तो वैन के ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई। इसी वक्त अचानक ही एक पुराने से मॉडल की सुरमई करोला ने तेजी से ओवरटेक किया और वैन के सामने आ गई। वैन के ड्राइवर को मजबूरन रफ्तार कम करना पड़ गई। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा ट्रैफिक के अज़दहाम में था। कुछ देर बाद वैन ओवरहेड ब्रिज के नीचे थी। यहाँ से ऊपर चढ़ाई शुरू हो गई और गाड़ियाँ इस मकाम से रफ्तार बढ़ाती थी। वैन का ड्राइवर हैरान हुआ, सुरमई करोला रफ्तार पकड़ने के बजाय मजीद सुस्त हो रही थी। दरमियानी फासला पहले ही कम था, मजबूरन वैन के ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़े। इसी वक्त वैन के ड्राइवर को लगा जैसे धमाके के साथ ओवरहेड ब्रिज गाड़ी पर आ गिरा है। ड्राइवर बौखला गया, वैन बुरी तरह से लड़खड़ाई। इसी पल जोरदार धमाका हुआ और वैन ओवरहेड ब्रिज के नीचे हिफाजती दीवार के साथ जा टकराई। देखने वालों के लिए ये मंजर हैरत अंगेज था कि कैदियों वाली वैन तो सलामत थी मगर इसकी छत फट गई थी और कैदियों वाले महसूस हिस्से में आग भड़की हुई थी और ऊपर जालियों से साफ नजर आ रही थी। एसपी राव दिलदार की नजर सामने स्क्रीन पर थी। 50 से ऊपर दुबला पतला और क्रस्त चेहरे वाला दिलदार एक काबिल तरीन ऑफिसर था। इसके मुतासिर कुन रिकॉर्ड पर सिर्फ एक दब्बा था। इसे सूबे की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का वर्दी में शूटर समझा जाता था। इस शख्सियत के सबब पुलिस की हिरासत में 4 नौजवान को बम से उड़ाने वाले मुजरिम तक पहुंचने का टास्क भरपूर एहतियारात के साथ राव दिलदार खान को दिया गया था। 4 लड़कों के खानदान इसी बड़ी सियासी शख्सियत के दस्तों बाजू थे। जाहिर है ये टास्क इनके लवाहिकीन के दबाव पर ही दिया गया था। स्क्रीन पर एक फुटेज चल रही थी। चीथड़ों में बदल जाने वाले 4 नौजवानों की बर्बरियत का शिकार होकर खुदकुशी करने वाली लड़की का बाप इस फुटेज पर दीवानावार रक्स करता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके साथ और भी दर्जनों लोग शरीक थे। ये एक मारूफ मिठाई की दुकान के बाहर की फुटेज थी। मिठाई की पूरी दुकान खाली हो चुकी थी। मंजर तब्दील हुआ। गम से दीवाना बाप अब खुशी से दीवाना हो रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे। वो कैमरों के रूबरू था। एंकर के सवालात के जवाबात में जज्बात से बैठी आवाज में बोला, मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी की रूह यकीनन आज आसूदा होगी। जिस शेर के बच्चे ने इन दरिंदों को मारा है उसे मेरा सलाम है। वो मुझसे राब्ता करे, मेरे पास जो कुछ है इसके नाम कर दूंगा। जिस बात के सबब इसकी आवाज रूंध गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। यकीनन इस मंजर ने करोड़ों देखने वालों को रुला दिया था। राव दिलदार के सीने में भी दिल था, वो भी मुतासर हुआ। साथ ही इसने जज्बाती शख्स की जान बचाने का फैसला कर लिया। 4 लड़कों के ताकतवर और बेपना असर और रसूख रखने वाले लवाहिकीन के गौमो गुस्से का रुख किसी तरफ तो होना ही था। इस फुटेज ने यकीन इन लोगों पर जलती का तेल का काम किया होगा। राव ने फौरन अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ आशना की आवाज़ सुनते इसने कहा, लड़के के बाप और गायब हो जाने वाले लड़के के लवाहिकीन को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे इन लोगों से बहुत कुछ मालूम करना है। अलबत्ता लड़की के बाप को बैरून मुल्क नहीं जाने देना, इसका नाम। दूसरी तरफ से करख्त आवाज़ ने इसकी बात काट दी, हो जाए, मगर लड़कों के लवाहिकीन को चंद दिन से ज्यादा रोकना मुश्किल है। राव ने एतमाद से कहा, चंद दिन भी बहुत हैं। स्क्रीन ऑफ करके राव ने इंटरकॉम पर मातहत डीएसपी से पूछा, FIR का मतन तैयार है? जी सर, सिर्फ मुल्ज़मान को नामजद करना बाकी है। राव ने कहा, लड़की के बाप, लड़की के गायब हो जाने वाले बॉयफ्रेंड जीशान और जीशान की फैमिली में इसके भाई हैं, तो इन्हें और बाप को नामजद कर दो। साथ ही चंद नामालूम डाल दो और इन सबको उठाकर गेस्ट हाउस ले आओ। मैं 1 घंटे बाद इन लोगों से मिलना चाहता हूँ। डीएसपी ने जवाब दिया, ओके सर, मैं अभी टीमें रवाना करता हूँ। इसी दौरान सुस्त तरीन तफ्तीशी निज़ाम को जैसे ब्रेक लग गए। राव की मेज़ पर रिपोर्ट्स का ढेर सा लग गया। इसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था और वो रिपोर्ट्स देखने में मशगूल था। सबसे अहम रिपोर्ट बम डिस्पोजेबल यूनिट के माहिर की थी। सादा से फार्मूले और डिवाइस के साथ नौजवानों को निशाना बनाया गया था, मगर कमाल महारत थी। ओवरहेड ब्रिज के नीचे एक फौलादी रॉकेट की शक्ल में 1 फुट लंबा और 8 इंच चौड़ा पाइप का टुकड़ा नस्ब किया गया था। यह टुकड़ा एक ताकतवर स्प्रिंग से मुंसलिक था। ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली हाई वोल्टेज लाइन से बरकी रो इस टुकड़े को दी गई थी। मुकर्ररा टाइम तक ये टुकड़ा हीट के सबब सुर्ख हो चुका था। फिर जब वैन नीचे से गुजरी तो करीब ही मौजूद ये जाल फैलाने वाले ने रिमोट का बटन दबा दिया। स्प्रिंग से आजाद होते ही रॉकेट नुमा पाइप के टुकड़े ने बेपना हरारत के साथ बड़ी आसानी से वैन की फौलादी छत फाड़ दी और वैन के अंदर जा गिरा। इसी लम्हे इसके साथ मुंसलिक TNT भी फट गया। इसके साथ ही मौजूद लोहे के टुकड़ों ने वैन के अंदर क़यामत बर्पा कर दी। इन टुकड़ों ने नौजवानों के चीथड़े उड़ा दिए थे। इसके साथ ही माहिर ने अपना अंदाज जाहिर करते हुए लिखा था कि बम बनाने और इस्तेमाल करने वाला अपने काम में खूब महारत रखता है और शायद इसका मकसद सिर्फ इन 4 को ही निशाना बनाना था। TNT की मिकदार और लोहे के टुकड़ों की गेज बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल हुई थी।
TNT کی معمولی مقدار زیادہ ہو جاتی اور بال بیرنگ استعمال ہوتے تو وین کے پرہچے اٹھ جاتے۔ اس واقعے میں وین کے ڈرائیور کیبن میں موجود ڈرائیوروں اور 2 اہلکاروں اور رقم میں موجود 2 اہلکاروں کو اس بم میں معمولی سا نقصان بھی نہیں پہنچا تھا۔ صرف دیوار سے وین ٹکرانے کے سبب اہلکاروں کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ فورینزک رپورٹ میں اوور ہیڈ برج کے نیچے مخصوص مقام پر ہائی وولٹیج تاروں کے جہاں سے برقی رو لی گئی تھی کسی قسم کے انگلیوں کے نشانات یا کوئی اور ثبوت نہیں ملا تھا۔ راؤ دلدار کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے۔ مقابل تو کوئی پروفیشنل بندہ تھا اور وہ اسے عام لوگوں میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ راؤ نے ذہن میں موجود اندیشوں کی روشنی میں ایک کاغذ پر لکھا، لڑکی کا بوائے فرینڈ ذیشان، لڑکی کا باپ مرزا اختر جو پیسے کے بلبوتے پر اپنی بیٹی کے مجرموں کو اڑانے کے لیے کسی پیشہ ور قاتل کی خدمات بھی حاصل کر سکتا تھا یا پھر کوئی خدائی فوجدار۔ مرزا اختر کو ٹٹولا جا سکتا تھا، ذیشان غائب تھا، مگر راؤ دلدار کو اعتماد تھا کہ وہ پاتال میں بھی جا چھپا ہے تو وہ ذیشان کو کھوج نکالے گا۔ مگر ذیشان نوجوان اور طالب علم تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنی مہارت اور منصوبہ بندی سے اپنی محبت کو بربادی کا نشانہ بنانے والوں کو نشانہ عبرت بنا سکے۔ یہ البتہ ممکن تھا کہ اس نے کسی کے مدد یا خدمات حاصل کی ہوں۔ مسئلہ صرف اگر کسی خدائی فوجدار کا تھا تو اسی کا ٹیڑھا تھا۔ راؤ کا پیشہ وارانہ تجربہ تھا کہ ہر جرم کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ آپ اس وجہ تک پہنچ گئے تو مجرم کو سامنے پاتے ہیں، مگر جب کوئی سر پھرا خدائی فوجدار کسی جرم کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو آپ وجہ تک پہنچ کر بھی مجرم کے سامنے نہیں پاتے۔ اس طرح کہ خدائی فوجدار کو قابو کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اس کے لیے جال بچھانا پڑتا ہے۔ راؤ دلدار کا دماغ تیزی سے متحرک تھا۔ اگر یہ کام کسی خدائی فوجدار کا تھا تو اس کے سامنے وجہ سے زیادہ ایک جذبہ اور مشن تھا۔ اس کے مجرم صرف یہ چاروں نوجوان نہیں تھے، اس کے مجرم ہر گینگ ریپ کا مجرم تھا۔ ایسا تھا تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ اس خیال نے راؤ کو مضطرب کر دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے ماتحت کے ذمہ لگایا کہ کم سے کم وقت میں ایسے کیسوں کا ڈیٹا اکٹھا کرے اور اگر اس سے پہلے گینگ ریپ کے مجرموں پر زیر حراست کوئی حملہ ہوا ہے تو اس کا بھی پتہ کرے۔ ساتھ ہی اس نے سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کا ریکارڈ بھی منگوا لیا۔ چاروں نوجوانوں کی بم دھماکے میں ہلاکت کے بعد سول سوسائٹی کے دھرنے میں عام لوگوں کی شمولیت اچانک ہی بڑھ گئی تھی۔ سرمد نئی پریس کانفرنس کے دوران کہہ رہا تھا، یہ واقعہ ہمارے نظام انصاف پر عدم اعتماد کی ایک اور نشانی ہے۔ ساتھ ہی اس نے کاغذات کا ایک پلندہ لہرایا، یہ ہے وہ سارا ڈیٹا پچھلے 3 سالوں میں زیر حراست ملزمان پر حملوں کا۔ اس میں کئی بے گناہ افراد بھی زد میں ہیں۔ ابھی ان واقعات کا کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں جن میں کیسز رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور خود ہی اپنی ایک فوری انصاف کی عدالتیں لگا لی گئیں۔ جب ایک مقدمہ سالوں ٹرائل کورٹ میں رہے گا تو پھر بے شک ملزم کو سزا ہو بھی جائے تو سالوں اپیلوں در اپیل کا چکر نہ صرف عدالتی نظام پر بے پناہ بوجھ بڑھا دیتا ہے بلکہ انصاف کے حصول کے خواہش مندوں میں فرسٹریشن اور مایوسی بھی پیدا کرتا ہے۔ اسی کے رد عمل پر اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ نظام انصاف میں اصلاحات صرف ایک مطالبہ نہیں ہے بلکہ فوری انصاف ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ اگر معاشرے کے کسی طبقے کو محض اپنی مالی مفادات کی خاطر اصلاحات سے تکلیف پہنچتی ہے تو میں ہاتھ باندھ کر ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان اصلاحات کو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں دیکھیں۔ آنے والا کل بد سے بدتر ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جنگل کا قانون چھوڑ کر جائیں گے۔ سرمد کے سوال کی بازگشت جیسے ہر طرف خاموشی سے چھا گئی، بہت سے سر جھک گئے۔ اس نے مزید کہا، نظام انصاف میں اصلاحات کا یہ بہترین وقت ہے۔ کم از کم ابتدائی طور پر خواتین اور بچوں جرائم کے خلاف تو فوری طور پر انصاف کا نظام لایا جائے۔ تھانے سے لے کر تحت دار تک کا سفر 1 مہینے سے زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ میں سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم کے توسط سے پارلیمنٹ میں بیٹھے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر قانون سازی کے لیے اپنا دباؤ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ میں اپنے ملک کے لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بہو بیٹیوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے ہمارے شانے سے ساتھ شانہ ملائیں۔ اس موقع پر اس کی آواز جذباتیت سے باری ہو گئی۔ اگر ہمارا مطالبہ ملک کے آئین سے متضاد ہے اور حکومت کو یہ منظور نہیں تو پھر میری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمیں ڈنڈے مار کر یہاں سے بگایا جائے تاکہ ہم ظلم کا شکار ہونے والوں کو کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ تمہارے تحفظ کے لیے ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں ڈنڈے۔ اس کی آواز تالیوں کے بے پناہ شور میں دب کر رہ گئی۔ جمخانہ میں دلشاد اختر اور نفیس راجہ اترتی رات میں ایک ٹیرس پر تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ دلشاد کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نفیس راجہ بولا، جو ہوا اس میں میں تو قصوروار نہیں ہوں، اپنی کمٹمنٹ پر آج بھی قائم ہوں۔ کیس اسی رخ پر آگے بڑھ رہا تھا جو لڑکوں کی بریت کی طرف جاتا تھا۔ مجھ سے رقم کی واپسی کا تقاضا فضول ہوگا۔ دلشاد اختر مری سی آواز میں بولا، ان کی طرف سے کوئی ایسا تقاضا سامنے نہیں آیا تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ دلشاد اختر کا چہرہ مزید لٹک گیا۔ میرا کام ابھی نہیں ہوا، وڈیرے کو اب میں کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ اس کے بیٹے کی لاش بھی شناخت کے قابل نہیں۔ نفیس راجہ نے ہنکار بڑھی اور بولا، یہ بات تو ہے مگر کچھ دن ٹھہر کر بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کم از کم آگے بڑھنے کا راستہ تو موجود ہے۔ ممکن ہے وڈیرا کچھ لے دے کر تمہارا کام کر دے۔ دلشاد اختر کو قدرے ڈارس بندی۔ اس نے مہنگے برانڈ کا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے دل کو لگنے والی بات کی ہے۔ پھر نفیس راجہ کا انداز تبدیل ہوا، افسانہ کا کیا حال احوال ہے؟
दिलशाद अख्तर ने तवील कश लेकर तिरछी नजरों से इसकी तरफ देखा। लगता है छोकरी सीधी दिल में जाकर घुसी है। इसके लहजे में बशाशत पल भर में लौट आई। नफीस राजा के होंठों पर महसूस मुस्कुराहट दौड़ गई। खैर ओ खैर। दिलशाद अख्तर ने हस्बे आदत से इसके कंधे पर हाथ मारा। तुम्हारी तरफ से इसे महीने का खर्चा भेज दिया था, नंबर ले लो, जब चाहे जुबानी, बल्कि अब तो वीडियो कॉल की भी सहूलत है। इसने आंख दबाकर नाकाबिले यकीन बात करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। नफीस राजा जल्दी से बोला, अभी रहने दो, एक और काम करो। इसके अंदाज ने दिलशाद अख्तर को चौंका दिया। नफीस राजा एक तरफ झुकते हुए दबी आवाज़ में बोला, मुझ तक लोगों की रसाई बहुत कम है, तुम्हारा हल्का हवा बेहद वसी है। इस तरह 2-4 केस पकड़कर मेरी तरफ ट्रांसफ़र करवा दो, वो भी तुम्हारे लिए कुछ दुख दर्द रह गए हैं तो वो दूर कर दो। मैं कुछ माल बनाकर इस्तीफा देता हूँ और अफसाना को लेकर निकल जाता हूँ दुबई। क्या ख्याल है? दिलशाद अख्तर का चेहरा दूसरे फिक्रे के साथ ही चमकना शुरू हो गया। इसने सिगरेट एस्ट्रे में मसल कर चहकती हुई आवाज़ में कहा, ये तो होगा। इन दोनों का गठजोड़ और मजबूत हो गया। इस सपाट दीवारों वाले छोटे से कमरे में लकड़ी की गैर आरामदेह कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलता मिर्जा अख्तर राव दिलदार को देखते ही फट पड़ने वाले अंदाज में बोला, तुम जो कोई भी हो, मुझे इस तरह लाने का खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। तुम नहीं जानते मैं कैनेडियन शहरियत रखता हूँ। राव सादा लिबास में था। दरवाज़ा कब में बंद हो चुका था। वो इत्मीनान से चलता हुआ मिर्जा अख्तर की छोटी कुर्सी पर जा बैठा। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ वही कुर्सी थी। मिर्जा अख्तर इसे जलती हुई नजरों से घूरे जा रहा था। वो पहले वाले अंदाज में बोला, मुझे उठाए जाने के दर्जनों गवाह हैं। मेरा सफारतखाना मुतहरिक हो चुका होगा। बेहतर है कि मुझे अभी और इसी वक्त जाने दो। मैं भूल जाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। राव को मुस्कुराते बेहद कम देखा गया था, मगर इस पल वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धमकियां और सफारतखाना दोनों सर आंखों पर, मगर तुम्हारी गिरफ्तारी का बाकायदा रिकॉर्ड है और तुम्हारे सफारतखाने को एतमाद में लिया गया है। मिर्जा अख्तर हैरान रह गया, मगर क्यों और किस वजह से? राव इसकी हैरत से लुत्फानंदोज हुआ और जेब से FIR की कॉपी निकालकर इसे थमा दी। मिर्जा ने कागज की तह खोली और इसकी नजरें कंपोज शुदा तहरीर पर जल्दी से फिसलने लगी। लम्हों में ही गुस्से और हैरत की जगह परेशानी ने ले ली। राव इसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोला, तुम पर जो दफात लगी हैं, खासतौर पर बम धमाके वाली, ये दहशतगर्दी एक्ट के तहत में आती हैं। तुम्हारा सफारतखाना तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा भी इस पर तुम्हारी कोई मदद करने से कासिर है। लम्हों में ही मिर्जा के चेहरे पर जर्दी उतर आई, मगर ये सब झूठ है, मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं। राव बोला, ये फैसला करना हमारा काम है। मिर्जा ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए गोया एक नए जाविये से राव की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है या किसी और इदारे से? मुझे SP राव दिलदार कहते हैं, मगर मुझे उठाने का अंदाज तो पुलिस वालों का सा नहीं था। मुझे लगता है तुम गलत बयानी कर रहे हो। राव के चेहरे पर सख्ती उभर आई, तुम्हारे साथ हमदर्दी है इसलिए तुम्हारे सामने बैठा बकवास सुन रहा हूँ, वरना मेरा सामना मुल्ज़िमों से इस वक्त होता है जब वो रहम की भीख मांग रहे होते हैं। मिर्जा के जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। मुझ पर 3rd डिग्री तशद्दुद करोगे? इसकी आवाज़ लर्ज़ उठी। नहीं, तुम्हें 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, मगर हमारे पास एक और डिग्री भी है। तुम्हें ऐसे पिंजरे में बंद कर देंगे जिसमें ना खड़े हो सकोगे और ना बैठ पाओगे। चंद घंटों में जुबान ना खुली तो फिर पिंजरे समेत गटर के पानी में गोते देंगे और सुबह साफ सुथरा करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जिस्मानी रिमांड ले लेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। दुनिया का कोई डॉक्टर मेडिकल बोर्ड के तशद्दुद का जरा सा निशान भी तुम्हारे जिस्म पर ढूंढ नहीं पाएगा। मिर्जा ने फरेरी सी ली। गालिबन गटर के पानी के तस्वर से ही इसकी जान निकलने लगी थी। राव इत्मीनान से बैठा था। हस्बे तवक्को मिर्जा टूट गया था। जो चाहते हो मिल जाएगा, मगर मेरी जान छोड़ दो। राव ने टांग पर टांग चढ़ाई। तुम्हारा इशारा जिस तरफ है मुझे वो नहीं चाहिए। मिर्जा को हैरत हुई कि मुमलिकत खुदादाद में इसने अभी तक हर दरवाज़ा मखसूस तस्वीर वाले कागज़ों से खुलते देखा था। इसने पूछा, तो फिर क्या चाहते हो? राव ठोस अंदाज में बोला, चंद सवालों के जवाब दे दो, न सिर्फ तुम्हारी जान बचा लूंगा बल्कि कनाडा भी हैरियत से जा सकोगे। मिर्जा चौंका, मेरी जान को क्या खतरा है और कनाडा जाने से मुझे कौन रोक सकता है? राव ने एक और कागज इसकी तरफ बढ़ाया। ये देख लो, इसमें तुम्हारा नाम शामिल है। लिस्ट में अपना नाम देखकर मिर्जा कंग रह गया। राव ने मजीद कहा, मैं तुम्हें ना उठाता तो जिन लोगों के लड़के मारे गए थे तुम उनके गैज़ो गज़ब का निशाना बन चुके होते। तुम्हारे बंगड़े और मिठाइयाँ बांटने की फुटेज ने दर्जनों सीनों में आग भड़का रखी है। मिर्जा के चेहरे पर पहले गुदाज उतरा, फिर आंखें बाहर आई। इन चारों बदमाशों के जबर का निशाना बनने वाली भी तो किसी की बेटी थी। वो मेरी इकलौती बेटी थी। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं मादर पिदर आज़ाद माशरे से बचाकर इसे यहाँ लाया था। इसके सीने से एक दिलदोज़ हिचकी निकली। इसने सीने पर हाथ मारा। वो अभी तक यहाँ सर रख कर सोती थी। इसका सर मेरे लिए नींद की गोली था। जानते हो, इसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं सुकून की नींद सोया हूँ। इसने जुनूनी अंदाज में अपने बाल खींचे। हाँ, इसके कातलों की हलाकत पर मिठाइयाँ बांटूंगा, बेशक मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर वो हाथों में मुँह छुपाकर रोने लगा। इसका दर्द पत्थरों का सीना शक करने के लिए काफ़ी था। राव मुतासिर तो हुआ, मगर इसके सीने में फौलादी दिल था और इसे चारों लड़कों के कातिल तक पहुँचने का टास्क दिया गया था। इस जज्बाती कैफियत में मिर्जा से पूछ गिछ फजूल थी।
वो खामोशी से उठा और कमरे से निकल गया। दरवाजा इसके कमरे में बंद हो चुका था। दूसरे कमरे में ज़ीशान का बड़ा भाई और बाप परेशानी की तस्वीर बने मौजूद थे। ज़ीशान का बाप जुनैद खान एक टॉप किस्म का सरकारी ऑफिसर था और भाई ज़ोहेब खान प्राइवेट स्कूल सिस्टम की एक चेन का मालिक था। दोनों ही समझदार और ज़मीनी हक़ाइक़ समझने वाले थे और बखूबी जानते थे कि हलाक हो जाने वाले नौजवानों के लवाहिकीन कितनी ताकत और असर रसूख रखते थे। उन्होंने किसी किस्म की अकड़ का मुजाहरा नहीं किया और पूरी तरह से ताउन पर आमादा थे। उन्होंने तस्लीम किया कि वक़ूआ के बाद से ही एक सियासी शख्सियत के तवस्सुस से वो लोग चारों हलाक होने वाले नौजवानों के लवाहिकीन से राब्ते में थे। इन पर शदीद दबाव था कि ज़ीशान को किसी सूरत भी लड़कों के खिलाफ बयान नहीं देना। यह मुकदमे के इंदराज के बाद की बात थी। पुलिस को ज़ीशान इब्तदाई बयान दे चुका था जो लड़कों के खिलाफ था। ज़ीशान इसके लिए किसी भी सूरत आमादा नहीं था। वो दीवाना हो रहा था। खानदान वालों को बखूबी अंदाजा था कि वो लोग ज़ीशान को किसी भी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मिर्ज़ा अख्तर था जिसके साथ खानदानी मरासिम तेजी से इस्तवार हो रहे थे। ज़ीशान और खुदकुशी करने वाली लड़की जिसका नाम नैन तारा था जल्दी मंगनी के बंधन में बंधने वाले थे। इस सिलसिले में ज़ीशान की वालिदा और भाभी कनाडा जाकर नैन तारा की वालिदा से मिल चुके थे। दोनों खानदान तेजी से करीब आते जा रहे थे। इस तनाजुर में मिर्ज़ा अख्तर फितरी तौर पर जज्बाती सपोर्ट की उम्मीद कर रहा था। इसकी और ज़ीशान की मुलाकात हुई थी और ज़ीशान ने इसके साथ मजबूती से खड़ा होने का अज़्म ज़ाहिर किया था। इस सूरत हाल में ज़ीशान का खानदान परेशान था। उन्होंने खामोशी से ज़ीशान को बेहोशी की दवा दी और एक फार्म हाउस पर तकरीबन कैद ही कर दिया था। मगर इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आया था। ज़ीशान मौका पाकर इस कैद से भाग निकला था और अभी तक इसका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। खानदान वाले अपने तौर पर इसे तलाश कर रहे थे और चारों लड़कों की हलाकत से पहले तक इनके लवाहिकीन भी बड़ी शद्दोमात से ज़ीशान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 2 घंटे में इन दोनों की हर बात की तस्दीक हो गई। इसके अलावा लड़कों के लवाहिकीन की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया कि ये लोग इनके हाथ में है। राव ने इन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। इसके जहन में अब एक नए ख्याल ने सर उठाया था। पेशावर कातिल वाला ख्याल भी अपनी जगह पर कायम था। मिर्ज़ा अख्तर और ज़ीशान की जोड़ी मिलकर भी कोई गुल खिला सकती थी। मिर्ज़ा से हमदर्दी के बावजूद सख्ती बेहद ज़रूरी होगी थी। मिर्ज़ा को पिंजरे में डलवा कर वो दोबारा ऑफिस आ गया। आजकल इसका ऑफिस का कोई टाइम टेबल नहीं था। हेडक्वार्टर में आर्जी कायम इसके दफ्तर में मातहत अमला हर वक्त दस्तयाब था। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की रिपोर्ट्स में इसका फोकस ओवरहेड ब्रिज और इसके अतराफ था। फिर वो चौंक गया। वकूए से एक रात पहले ओवरहेड ब्रिज के करीबी कैमरे से कुछ वक्त लेकर फनी खराबी के सबब खराब हो गए थे। टेक्नीशियन ने जाहिर है सुबह इस फनी खराबी को देखना था। इसके बाद खराबी खुद बहुत ही दूर हो गई थी। राव को यकीन होगा कि ओवरहेड ब्रिज के नीचे जो भी सेटिंग हुई है इसी दरमियानी अरसे में हुई है। धमाके के वक्त की फुटेज मौजूद थी। सुरमई करोला की गैर मामूली सुस्त रवि महसूस करते ही वो चौंका और फिर ओवरहेड ब्रिज के नीचे जो हुआ इसके बाद किसी शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि कातिल इस सुरमई गाड़ी में था। बड़ी अय्यारी से इसने महसूस मुकाम पर कैदियों वाली वैन को तकरीबन रुकने पर मजबूर कर दिया था। रिमोट इसके पास था जिसका एक बटन दबाकर इसने चारों लड़कों के चीथड़े उड़ा दिए थे। अगले चंद मिनट में तकरीबन दस्तयाब सभी पुलिस नफरी सुरमई करोला ढूंढने में मसरूफ रही। सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। पूरे शहर में सुरमई करोला की तलाश जारी थी। फिर मेहनत रंग ले आई। चंद कैमरों की फुटेज में गाड़ी का नंबर साफ मिल गया। इसके अलावा ड्राइविंग सीट पर बैठी नौजवान लड़की की भी धुंधली सी फुटेज मिल गई। ये देखकर राव को झटका सा लगा। तो क्या नौजवानों को उड़ाने वाली ये कोई लड़की थी? राव का दिल ये मानने को तैयार ना हुआ। इसने वकूए पर एक रात पहले फुटेज में सुरमई करोला को ढूंढ लिया मगर गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे और ड्राइविंग सीट पर स्याह हियोला मौजूद था। ये फुटेज ओवरहेड ब्रिज से पहले चौराहे की थी। इसके अलावा टोल प्लाजों के कैमरों का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। वो शहर में कब दाखिल हुई थी? थोड़ी देर में गाड़ी के नंबर के मुतालिक रिपोर्ट आ गई। ये नंबर जारी था और फिर आखिरकार सुरमई करोला का सुराग मिल गया। मोटरवे के मुतवाजी जीटी रोड के साथ रेत के टीलों में एक सुरमई करोला बरामद हो गई थी। इसके फौलादी नंबर प्लेट से इसकी शिनाख्त हो गई थी। इस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई थी। जलने वाली गाड़ी के फॉरेंसिक की हिदायत जारी करते हुए राव के दिमाग में अंगारे से सुलग उठे थे। कातिल हर कदम पर चैलेंज देता हुआ हर सुराग मिटाता जा रहा था।